चुनाव के बाद पहली बार अखिलेश यादव आज अपनी पार्टी के नवनिर्वाचित 47 विधायकों के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक में विधानसभा चुनाव में मिली हार के कारणों पर चर्चा और समीक्षा होगी। साथ ही बैठक में विधायक दल का नेता भी चुना जाएगा, जो कि नेता प्रतिपक्ष बनेगा, क्योंकि विपक्ष में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। ऐसे में अब देखना होगा कि शिवपाल यादव या आजम खान में नेता प्रतिपक्ष कौन बनेगा। वहीं विपक्ष के नेता के नाम पर समाजवादी पार्टी में फिर तलवारें खींचने के आसार हैं। और मेरे सहयोगी विक्रम मिश्रा इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। सीधा आरोप करेंगे लखनऊ का। विक्रम, आज अहम बैठक है, समाजवादी पार्टी की समीक्षा करेंगे और साथ ही विपक्ष का नेता कौन हो, इस पर भी क्या फैसला लिया जा सकता है? अभिलाषा, देखिए, चुनाव में करारी शिकस्त झेलने के बाद समाजवादी पार्टी के भीतर एक बार फिर से तलवारें जो हैं वो अपने संगीन से बाहर आ सकती हैं। कारण साफ है कि विपक्ष के नेता को लेकर के, यानी सीएलपी लीडर को लेकर के एक तरीके से अटकलों का बाजार यहां पर गर्म है, क्योंकि अखिलेश यादव आज समीक्षा बैठक करेंगे, हार की समीक्षा बैठक करेंगे, क्योंकि 224 सीट 2012 में जीतने वाली पार्टी अब महज 47 सीटों पर सिमट कर रह गई है। तो हार के कारणों का भी पता लगाया जाएगा, संगठन की मजबूती के बारे में भी जानकारी ली जाएगी और इसके बाद नेता प्रतिपक्ष के नाम की भी चर्चा चलाई जाएगी। अब ये देखने वाली बात होगी कि एक बार परिवार फिर से एक होके सामने आता है, यानी शिवपाल सिंह यादव, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, ये तमाम लोग जो हैं ये सभी लोग एक होकर के आते हैं और शिवपाल यादव को फिर से ताजपोशी की जाती है सीएलपी के लिए, या फिर कोई बाहर का आदमी यानी आजम खान या फिर कोई भी जिनका नाम प्रस्तावित किया जा सकता है। तो निश्चित तौर पर इसको लेकर के कहीं ना कहीं एक बार फिर से मनमुटाव की स्थिति में समाजवादी पार्टी का परिवार जो है वो फिर से एक बार देखने को मिल सकती है। और इसके साथ में अगर हार की समीक्षा को लेकर के अगर समीक्षा में तमाम नकारात्मक पहलुओं पर अगर ध्यान दिया जाएगा अभिलाषा, तो कहीं ना कहीं फिर से जो बवाल समाजवादी पार्टी के भीतर पिछले दिनों चल रहा था वो फिर से एक बार सड़क पर देखने को मिल सकता है। अभिलाषा, चलिए, यानी ये बैठक बेहद अहम रहने वाली है कि किसे नेता प्रतिपक्ष चुना जाता है और उस पर खींचातानी हो सकती है। बने रहेगा विक्रम हमारे साथ। इधर उत्तर प्रदेश में करीब 14 साल बाद सत्ता में वापसी कर रही बीजेपी सरकार में राज्य का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर अभी भी अटकलों के दौर से ही गुजर रही है। सीएम के चुनाव को लेकर बीजेपी आला कमान पसोपेश में दिख रही है और इसे लेकर लखनऊ में बीजेपी विधायक दल की होने वाली बैठक भी टल गई है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री के लिए गृहमंत्री राजनाथ सिंह को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता सांसद योगी आदित्यनाथ का नाम भी चल रहा है। और आपको बता दें कि कल संसदीय दल की भी बैठक बीजेपी की हुई थी, तो उसके बाद अभी तक फैसला नहीं लिया जा सका है और आज जो बैठक होनी थी लखनऊ में, वो भी टाल दी गई है। विक्रम हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विक्रम, जानना चाहेंगे आपसे, आज की बैठक को टालने के पीछे क्या कुछ वजह सामने आ रही है? अभी तक मुख्यमंत्री पद के लिए कई नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन मुहर लगाने में दिक्कत पेश आ रही है बीजेपी को। देखिए अभिलाषा, अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी 325 सीट जीतने के साथ ही काफी ज्यादा उत्साहित है और उत्साह का वातावरण ये है कि 19 या 20 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों में जितने भी अधिकारी हैं वो लगा दिए गए हैं। कहीं ना कहीं अब अटकलों का बाजार इस वजह से गर्म हो चला है कि आगे अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, उनके नाम का चर्चा एकदम रायशुमारी चल रही है। बैठक जो आज होनी थी उस बैठक को इस वजह से टाला गया है क्योंकि जितने भी कद्दावर और बड़े नेता हैं वो सभी के सभी दिल्ली में हैं और वहां पर पार्लियामेंट्री बोर्ड की जो बैठक हुई थी उसमें रायशुमारी हो चुकी है और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का नाम भी जो है वो सुरक्षित कर लिया गया है। तो इन तमाम मसलों को लेकर के ये जो बैठक है उसको टाला गया है, लेकिन अभी भी इस बात के कयास इस बात से गर्म है कि यहां पर आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं एक बड़ी बैठक होगी और बैठक के दौरान ही उस मंच से मुख्यमंत्री यानी विधानमंडल दल का नेता और मुख्यमंत्री का चुनाव कर दिया जाएगा कि ये मुख्यमंत्री का चेहरा होगा। अटकलों की अगर बात करें अभिलाषा, तो अटकलों में योगी आदित्यनाथ, मनोज सिन्हा, दिनेश शर्मा मेयर जो है लखनऊ के, उनका नाम सामने आ रहा है, लेकिन सबसे मजबूत नाम जो उभर के आ रहा है वो है राजनाथ सिंह का और रामलाल चौहान का। ये दो नाम सबसे मजबूती से उभर के आए हैं जिनकी सबसे ज्यादा ताजपोशी की बात कही जा रही है। अगर चूंकि उत्तराखंड में ठाकुर मुख्यमंत्री देने के बाद से अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि यूपी के भीतर या तो कोई ब्राह्मण या तो कोई ठाकुर,
इनको मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, या फिर दलित कार्ड जो है, क्योंकि दलित वोटों को सहेजना है और 2019 का चुनाव भी अब धीरे धीरे करीब आ रहा है, तो 2019 के लिए भी अपनी बिसात बिछानी है, तो उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी जो है दलित कार्ड भी खेल सकती है, दलित मुख्यमंत्री बना सकती है। अगर दलित मुख्यमंत्री नहीं बनाती है तो कहीं ना कहीं डिप्टी सीएम का पोस्ट जो है वो दलितों को लुभाने के लिए डिप्टी सीएम का पोस्ट दे सकती है। तो अभिलाषा, ये तमाम चीजें हैं जिसमें दो नाम सबसे प्रमुख उभर के आ रहे हैं, पहला नाम राजनाथ सिंह का और दूसरा रामलाल चौहान का। जी बिल्कुल, ये समीकरण बिठाने की कोशिश की जाती है और जैसा कि आपने बताया कि संसदीय दल में ही नाम सुरक्षित रख लिया गया है, इसीलिए आज की बैठक टाली गई है। लेकिन विक्रम, इसके अलावा जो कैबिनेट होगा, जो पोर्टफोलियोज होंगी, उसे लेकर भी काफ़ी मंथन होगा कि किस तरह से सभी को, इतने ज़्यादा विधायक हैं, किसे जिम्मेदारी दी जाएगी, नहीं जिम्मेदारी दी जाएगी, कौन से वो अहम चेहरे हैं जिन पर ये कहा जा रहा है कि इन्हें कोई विशेष जिम्मेदारी जरूर दी जा सकती है मंत्रिमंडल में। अभिलाषा, देखिए, इस बार चेहरों की कमी नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास, क्योंकि संगठन से लगाए जो राजनीति करने वाले लोग हैं वो सभी लोग जो हैं वो लोग इस बार जीत के आए हुए हैं। मोदी की लहर इस कदर चली है कि 325 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत के आई हुई है, तो निश्चित तौर पर इसको लेकर के पशोपेश में है। रही बात अहम चेहरों की, तो अहम चेहरों में तमाम वो बड़े नामचीन चेहरे हैं जिनको कहीं ना कहीं शामिल किया जा सकता है। श्रीकांत शर्मा का नाम सबसे पहले आ रहा है, इसके अलावा तमाम और भी कद्दावर नेता जो हैं वो आ रहे हैं। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सूर्य प्रताप शाही का नाम सामने आ रहा है। इन लोगों को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। निश्चित तौर पर तमाम लोग जो हैं, भारतीय जनता पार्टी इस पशोपेश में भी है, क्योंकि इतने ज्यादा विधायक जीत के आए हुए हैं इस बार, इतनी ज्यादा संख्या बल है कि सबको संतुष्ट नहीं किया जा सकता है। पीएम मोदी जो है अपने, उनका वो भाषा भी मुझे याद आ रही है कि मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस, इस मसले को लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी यहां पर आगे हो सकती है, क्योंकि मिशन 2019 को लेकर के भी अब रणनीति बनानी है, उसके रणनीति के तहत भी काम करना है और सभी को नवाजना भी है, रेवड़ियां भी बांटनी है, सभी को मंत्रिमंडल में शामिल भी करना है और कुछ ना कुछ पद दे करके उनको अपने पाले में भी रखना है। तो इन तमाम मसलों को लेकर के एक रणनीति बनाई जा रही है और उसके बाद से इस पर कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, बने रहिए विक्रम हमारे साथ। तो बीजेपी के लिए इस वक्त चुनौती यही है कि किस तरह से सहेज के रखा जाए, इतने ज़्यादा जो विधायक हैं उनमें से किन्हें मौका दिया जाए और किसे नहीं। उत्तर प्रदेश में 2/3 से ज़्यादा बहुमत मिलने के बाद बीजेपी बेहद उत्साह से लबरेज है, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसे लेकर अभी भी असमंजस है। मीडिया में कई नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन पार्टी अब तक किसी भी नाम पर मुहर नहीं लगा रही। उधर विपक्ष का नेता कौन होगा इसे लेकर समाजवादी पार्टी में भी ऊहापोह है। उत्तर प्रदेश विधानसभा की ये शानदार इमारत एक नए मुख्यमंत्री के इंतजार में है, लेकिन 325 सीटों पर कब्जा कर सत्ता में लौटी बीजेपी में अभी तक तय नहीं हो सका कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। गद्दी राजनाथ को मिलेगी या किसी और को। राजनाथ के करीबी समर्थन में तर्क दे रहे हैं, 325 विधायकों को कौन संभालेगा, यानी राजनाथ के अलावा कोई और ऐसा नेता नहीं जो इतने विधायकों को संभाल सके। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि केंद्र में मोदी पर नजर रखने के लिए संघ राजनाथ को यूपी की राजनीति में वापस नहीं लाएगा। यूं तो विधायक दल की बैठक 16 मार्च को होनी है, लेकिन ये भी तय है कि नाम पर अंतिम मोहर तो मोदी की ही लगेगी। ऐसे में किसी के भी नाम को लेकर कोई भी दावा नहीं किया जा सकता। 3/4 बहुमत से जीत के बाद बीजेपी पर यूपी को एक सशक्त मुख्यमंत्री देने का दबाव इस कदर है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को अचानक मुंबई जाना पड़ा और सूत्रों के मुताबिक संघ के सह सरसंघचालक भैयाजी जोशी और सह सर कार्यवाह डॉक्टर कृष्ण गोपाल से उनकी मुलाकात हुई। बताया जा रहा है कि संघ के इन्हीं दोनों नेताओं को ही मुख्यमंत्री के दावेदारों को पास और फेल करने का जिम्मा मिला है। प्रोटोकॉल में संघ के शीर्ष पदाधिकारियों का स्तर बीजेपी के बड़े नेताओं से ऊपर होता है, चाहे वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ही क्यों न हो। लिहाजा किसी फैसले पर विचार विमर्श के लिए बीजेपी के शीर्ष नेता संघ पदाधिकारियों के पास जाते हैं, न कि संघ पदाधिकारी उनके पास आते हैं। मंत्री स्तर के फैसले बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व करता है, लेकिन बात जब मुख्यमंत्री तय करने की होती है तो इसमें संघ की सहमति जरूरी है। माना जा रहा है कि लखनऊ में शपथ ग्रहण समारोह 18 से 22 मार्च के बीच हो सकता है। एक कयास ये भी है कि संगठन से किसी को भेजने की तैयारी है जो मोदी की तरह दिन को न दिन और रात को न रात समझकर काम करने वाला हो। संघ से मुख्यमंत्री भेजने की तैयारी इसलिए भी है जिससे यूपी के पार्टी नेताओं में नाराजगी न हो। उधर यूपी में विपक्ष का नेता कौन होगा इसे लेकर भी कयासों का बाजार गर्म है। समाजवादी पार्टी यूपी में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन सपा मुखिया अखिलेश यादव ने चुनाव नहीं लड़ा, इसलिए वो खुद को विपक्ष के नेता के तौर पर आगे नहीं कर सकते। पार्टी के 2 कद्दावर नेता हैं, शिवपाल और आजम खान। शिवपाल और अखिलेश के बीच काफी तल्खी है।
चुनाव से पहले और अब तक दोनों एक दूसरे को पार्टी में तनातनी को लेकर जिम्मेदार मानते आए हैं। ऐसे में अखिलेश कभी भी नहीं चाहेंगे कि शिवपाल विपक्ष का नेता हो, तो वहीं आजम खान हमेशा ही विवादित बयान देकर पार्टी का नुकसान ही करते आए हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या अखिलेश कोई चौथा विकल्प ढूंढेंगे या अपमान का घूंट पीकर चाचा शिवपाल को विधानसभा में विपक्ष का नेता बना देंगे। यानी मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता की लड़ाई काफी दिलचस्प होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज की। 325 सीटें जीतकर 14 साल बाद राज्य में सत्ता में बीजेपी के वापसी करने से यहां के कई बड़े नेताओं के सियासी करियर पर सवाल खड़े होने लगे हैं। सबसे ज्यादा मुसीबत है मायावती और अखिलेश के लिए। अखिलेश तो राज्यसभा या विधान परिषद के लिए अपनी एक सीट निकाल भी लेंगे, लेकिन मौजूदा आंकड़ों के आधार पर मायावती ना तो राज्यसभा और ना ही विधान परिषद पहुंच पाएंगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे बीजेपी के लिए न सिर्फ यूपी की सत्ता लेकर आए हैं, बल्कि अगले साल के राज्यसभा चुनाव और यूपी विधानसभा परिषद चुनाव में भी ये नतीजे कई सीट देने वाले साबित होंगे। लेकिन यूपी में पीएम मोदी के दो बड़े विरोधियों के लिए ये नतीजे मायूसी का सबब है। राज्यसभा और विधानसभा परिषद चुनावों के गणित बता रहे हैं कि बीएसपी अपनी सीटों के बल पर मायावती को राज्यसभा सांसद भी नहीं बना सकेंगी। वहीं अखिलेश यादव या तो एमएलसी बनेंगे या वो राज्यसभा जा सकते हैं, क्योंकि 34 विधायक एक राज्यसभा सांसद को चुनते हैं और 36 विधायक एक एमएलसी को चुनते हैं। लेकिन बीएसपी के पास सिर्फ 19 विधायक है और सपा के पास सिर्फ 47 विधायक है। 2 अप्रैल 2018 को राज्यसभा की 10 सीटें खाली हो रही है। इनमें एक सीट मायावती की भी है। बीएसपी से ही राज्यसभा सांसद मुनकाद अली का भी कार्यकाल समाप्त हो रहा है। राज्यसभा में मायावती और मुनकाद अली को मिलाकर बीएसपी के 6 सांसद हैं, जिनमें से 2 अप्रैल 2018 के बाद सिर्फ 4 बचेंगे। यानी 2017 में सिर्फ 19 सीट पर सिमटने वाली बीएसपी अब मायावती को राज्यसभा भी नहीं भेज पाएगी। 5 मई 2018 को यूपी विधान परिषद की भी 13 सीटें खाली हो रही है, लेकिन मायावती 2017 के विधायकों के नंबर के आधार पर वहां भी नहीं जा पाएंगी। वहीं अखिलेश यादव या तो फिर एमएलसी बन सकते हैं या राज्यसभा जा सकते हैं। 5 मई 2018 को अखिलेश यादव सहित यूपी विधान परिषद की 13 सीटें खाली हो रही है, जबकि 2 अप्रैल 2018 को राज्यसभा की 10 सीटें खाली हो जाएंगी। यानी 47 सीटें पाने वाली सपा राज्यसभा और विधान परिषद में एक कैंडिडेट ही भेज पाएगी। अब अखिलेश को तय करना होगा कि वो राज्यसभा जाएंगे या फिर एमएलसी बनेंगे। अभी राज्यसभा में सपा के 18 सदस्य राज्यसभा सांसद है, लेकिन 2 अप्रैल 2018 के बाद 6 सदस्यों नरेश अग्रवाल, जया बच्चन, किरण नंदा, दर्शन सिंह यादव, चौधरी मुनव्वर सलीम और आलोक तिवारी का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। ऐसे में 47 सीट पाने वाली सपा अब एक ही सदस्य को राज्यसभा भेज पाएगी। सबसे बुरा हाल तो कांग्रेस का है। 2018 में राज्यसभा और यूपी विधान परिषद में अपना सदस्य भेजने के लिए कांग्रेस के पास कोई विकल्प नहीं बचा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। और शायद यही सबसे बड़ा फायदा बीजेपी का है कि अब राज्यसभा में बसपा और सपा के प्रतिनिधि बेहद कम रह जाएंगे। सीधा विक्रम का हम रुख कर लेते हैं। विक्रम, अगर संख्या बल की बात करें तो यहाँ पर बसपा सबसे ज्यादा परेशानी में दिख रही है कि उसके पास उतने विधायक ही नहीं हैं जो मनोनीत कर सकें मायावती को राज्यसभा के लिए। किस तरह से इसे देखा जाए बीजेपी के पक्ष में? देखिए अभिलाषा, अब जो जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी के लिए ये दिन आया हुआ है, तो इसमें कहीं ना कहीं जो 19 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी सिमटी हुई है, उसकी अगर बात करें तो अब मायावती के लिए ये राह काफी मुश्किल होने वाली है कि वो राज्यसभा तक पहुंच पाए। सबसे बड़ी बात यह है कि जो संख्या बल जो होता है, 34 विधायकों की आवश्यकता होती है। 34 विधायक मिलकर के एक राज्यसभा सांसद चुनते हैं और 26 एमएलसी। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं अब मायावती के पास या फिर बसपा के पास वो संख्या बल नहीं है जिसके हिसाब से वो राज्यसभा जा पाए। लेकिन इसके बावजूद एक विकल्प अभी बचा हुआ है, वो है जोड़ तोड़ का। अगर चूंकि कांग्रेस के पास संख्या बल जो है वो कम है, समाजवादी पार्टी के पास दो ज्यादा संख्या बल है, तो इन तमाम मसलों को लेकर के कहीं ना कहीं जोड़ तोड़ की एक गणित होगी, तैयार होगी और उसके बाद मायावती को राज्यसभा भेजा जाएगा। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से ये 2017 का चुनाव जिस हिसाब से जो नतीजे लाया है 11 मार्च का दिन, उस हिसाब से कहीं ना कहीं जो राज्यसभा की जो सीढ़ियां हैं या रास्ता जो है वो बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती के लिए काफी मुश्किलों भरा हो चला है। अभिलाषा जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विक्रम आपका पूरी जानकारी हमें
देने के लिए इधर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता गायत्री प्रसाद प्रजापति को बीते दिन गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तारी के बाद गायत्री प्रजापति को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इसके बाद गायत्री प्रजापति की रात जेल में कटी। हालांकि संगीन आरोपों के बाद गिरफ्तार किए गए गायत्री ने खुद को बेकसूर बताया और अपने खिलाफ सियासी षड्यंत्र का आरोप लगाया। कहा कि वो नार्को टेस्ट के लिए तैयार हैं और इसे करवाया जाना चाहिए, जिससे पूरे मामले में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। आपको बता दें कि अखिलेश सरकार में मंत्री गायत्री प्रजापति और 6 अन्य लोगों पर एक महिला से गैंगरेप करने का आरोप है। गायत्री काफी समय से फरार चल रहे थे। प्रजापति और उनके 6 अन्य साथियों पर 2014 में एक महिला कार्यकर्ता से सामूहिक रेप और उसकी बेटी से छेड़खानी के आरोप में सुप्रीम कोर्ट ने 17 फरवरी के निर्देश पर मुकदमा दर्ज किया था और प्रजापति ने इस बार भी अमेठी विधानसभा सीट से एसपी के टिकट पर चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। इससे पहले मंगलवार को गायत्री के बेटे और भतीजे को पुलिस ने हिरासत में लिया था और इसके अलावा इस केस में गायत्री प्रजापति के गनर चंद्रपाल, लेखपाल अशोक तिवारी और आरोपी आशीष शुक्ला को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। गायत्री प्रजापति को माननीय जनपद न्यायालय के न्यायालय में पेश किया गया। माननीय जनपद न्यायाधीश ने उन्हें जुडिशियल कस्टडी में लेते हुए 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सरकार वकील लगाए हम सीधा कह रहे हैं कि इस घटना का सीधा नार्को टेस्ट हो और नार्को टेस्ट हमारा दूध का दूध पानी का पानी। बयान बदल रही है, आपको लग रहा है मतलब जिस तरह मैंने सीधा कहा कि ये मुझे फंसाया राजनीतिक षड्यंत्र किया गया। आप सरेंडर करने आ रहे थे क्या? आप सरेंडर करने आ रहे थे? बिल्कुल हम सरेंडर करने आ रहे हैं। गोवा की बीजेपी सरकार के मुखिया और राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर आज सदन में अपना बहुमत साबित करेंगे। उच्चतम न्यायालय के निर्देश के मुताबिक गोवा विधानसभा में आज शक्ति परीक्षण होगा। गोवा की बीजेपी सरकार के लिए विधानसभा में बहुमत साबित करना आसान रहने की संभावना है, क्योंकि गठबंधन को पर्याप्त संख्या बल का भरोसा है। 9 मंत्रियों के साथ शपथ लेने वाले पर्रिकर के पास 22 विधायकों का समर्थन है, जो 40 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत के जादुई आंकड़े 21 से 1 ज्यादा है। और इससे पहले मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद पर्रिकर ने भरोसा जताया था कि उनकी सरकार स्थिर होगी और 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी। घर वापसी के लिए रक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा देकर चौथी बार गोवा के मुख्यमंत्री बने 61 साल के पर्रिकर को अपने गठबंधन के सहयोगियों गोवा फॉरवर्ड पार्टी, महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी और निर्दलियों के समर्थन का भरोसा है। और इधर पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में आज कैप्टन अमरिंदर सिंह की ताजपोशी होगी। वो आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पंजाब के राज्यपाल बीपी सिंह बदनौर अमरिंदर सिंह को शपथ दिलाएंगे। शपथ ग्रहण समारोह में राहुल गांधी भी शामिल होंगे और सूत्रों के मुताबिक कैप्टन मनप्रीत सिंह बादल, नवजोत सिंह सिद्धू, रजिया सुल्तान, रान गुरजीत सिंह, चरणजीत सिंह चन्नी, ब्रह्म मोहिंदर, त्रिपत राजेंद्र सिंह बाजवा और अरुण चौधरी मंत्री को कैबिनेट में जगह मिलने की पूरी संभावना है। और सूत्रों के मुताबिक राणा केपी सिंह को पंजाब विधानसभा का स्पीकर बनाया जा सकता है। कैप्टन अमरिंदर सिंह एक सादे समारोह में पंजाब के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और ये कदम पंजाब की खराब वित्तीय हालत का हवाला देकर उठाया गया है, जबकि पूर्ववर्ती बादल सरकार ने 2007 और 2012 में शपथ ग्रहण समारोह में सार्वजनिक तौर पर करोड़ों रुपए खर्च किए थे। अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस ने पंजाब विधानसभा चुनाव में शानदार जीत हासिल की। कुल 117 सीटों में से 77 पर उसे शानदार जीत मिली है। पंजाब और गोवा में दावे के ठीक उलट प्रदर्शन करने वाले अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के अस्तित्व पर भी सवालिया निशान लग गया है, लेकिन आप का इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम को लेकर सवाल उठाना जारी है। इसी कड़ी में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि आपको पंजाब से बाहर रखने के लिए ईवीएम से छेड़छाड़ की गई। वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बीजेपी पर पहले ही ईवीएम में गड़बड़ी की साजिश का आरोप लगाते हुए 11 अप्रैल से बीजेपी के खिलाफ आंदोलन चलाने का फैसला किया है। दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आप पार्टी के अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल ने ईवीएम की भूमिका पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि पंजाब में बीजेपी और अकालियों को 30% वोट कैसे मिल सकते हैं, जबकि लोग उनसे नाराज हैं। केजरीवाल ने कहा
कि हर सर्वे में आपकी जीत की भविष्यवाणी की गई थी, लेकिन पार्टी नतीजों में दूसरे नंबर पर चली गई। केजरीवाल ने सवाल किया कि जब सब लोग मानकर चल रहे थे कि पंजाब में अकाली गठबंधन को हराने के लिए लोगों ने जमकर वोट डाले, तो इसके बावजूद गठबंधन को 30% वोट कैसे मिल गए? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है और बहुत बड़ी गड़बड़ है। अगर ईवीएम्स के अंदर गड़बड़ हो सकती है तो फिर तो चुनाव का कोई मतलब ही नहीं है। फिर तो जो लोग भी ईवीएम में गड़बड़ कर रहे हैं वो लोग तय कर लेंगे भी कांग्रेस को इतनी देनी है, इसको इतनी देनी है, और अपने आप को जिता लेते हैं। केजरीवाल ने पूछा कि आखिर ऐसा कैसे हो गया कि अकाली गठबंधन से करीब 6% कम वोट आपको मिले। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि ईवीएम में छेड़छाड़ कर आपके वोट अकाली गठबंधन को ट्रांसफर कर दिए गए। उन्होंने दावा किया कि आम आदमी पार्टी के लिए पंजाब में लहर थी, मगर पंजाब के नतीजे आए तो उलट निकला। जबकि आप कार्यकर्ता शपथ पत्र देने को तैयार हैं कि उन्होंने वोट दिए हैं, फिर वो वोट कहां गए? केजरीवाल ने कहा कि ये एक जगह का नहीं बल्कि कई इलाकों का मामला है। सब लोग ये मान रहे थे कि पूरा का पूरा चुनाव अकाली दल को और बादलों को हराने के लिए है और लोग जम के अपना गुस्सा निकालना चाहते हैं। उसके बावजूद उनको 30% वोट कैसे मिले? जबकि बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल पर पलटवार किया है। ये फ्रस्ट्रेशन है, बौखलाहट है। कई राज्यों में आप चुनाव जीतते हैं तब वहां आपकी मांग नहीं होती है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी दिल्ली में इतने बड़े मार्जिन से जीती थी, उन्होंने तब तो ईवीएम पर कोई सवाल नहीं खड़े किए थे। आज जब उनकी करारी पराजय हुई है तब वो ईवीएम पर सवाल खड़े कर रहे हैं। मुझे लगता है केजरीवाल हो या कांग्रेस हो, इनकी अपनी कार्यप्रणाली पर इन्हें आत्मचिंतन करना चाहिए। ये इस तरह के निचले स्तर के बहानेबाजी इनको नहीं करनी चाहिए। गौरतलब है कि इससे पहले उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में बीजेपी को मिले भारी बहुमत के बाद सपा और बसपा ने ईवीएम में गड़बड़ी का मुद्दा उठाया था। इस मामले को और हवा देते हुए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग को मंगलवार को एक पत्र भी लिखा। इस बीच मायावती ने ईवीएम में गड़बड़ी के मामले को फिर से तूल दिया है। बीएसपी संस्थापक कांशीराम के 83वें जन्मदिन के मौके पर मायावती ने ये बात कही। उन्होंने आरोप लगाया कि ये लोकतंत्र की हत्या की जीत है। मायावती ने कहा कि अगर बीजेपी को उनकी बात बुरी लगती है तो चुनाव दोबारा कराकर अपनी ईमानदारी का सबूत देना चाहिए। हालांकि बीजेपी ऐसा नहीं करेगी, वो बेईमान है। मायावती ने आरोप लगाया कि पंजाब और गोवा में भी अगर बीजेपी ईवीएम से छेड़छाड़ करती तो पकड़ी जाती। इस दौरान मायावती ने मुस्लिमों द्वारा बीजेपी को वोट दिए जाने की चर्चा पर भी सवाल उठाया। मायावती ने कहा कि अगर बीजेपी मुस्लिम महिलाओं की इतनी ही शुभचिंतक है तो मुस्लिम महिलाओं को उसने विधानसभा का टिकट क्यों नहीं दिया? अमित यादव, EPN। वहीं 5 राज्यों के चुनावी नतीजों के बाद शुरू हुई ईवीएम पर हो रही बहस पर समाज सेवी अन्ना हजारे ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। अन्ना हजारे ने कहा कि पूरी दुनिया आगे बढ़ रही है और हम यहां पर दोबारा बैलेट पेपर के जमाने में जाने की बात कर रहे हैं। अन्ना ने ईवीएम के इस्तेमाल को बिल्कुल सही ठहराते हुए कहा कि चुनाव आयोग को इससे आगे बढ़कर टोटलाइजर का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे गलती की गुंजाइश और भी कम हो जाए। दरअसल टोटलाइजर मशीन के जरिए अलग अलग बूथों की गिनती की बजाय पूरे इलाके के वोट एक ही बार में गिने जा सकते हैं। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि अन्ना की सलाह पर उनके शिष्य रहे अरविंद केजरीवाल और उनकी आप पार्टी सहित अन्य विपक्षी दल बीएसपी, सपा, आरजेडी और कांग्रेस क्या प्रतिक्रिया देंगे। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के चुनाव में शानदार सफलता हासिल करने के बाद अब मणिपुर और गोवा में भी बीजेपी सरकार बन गई है। बजट सत्र के दौरान जब पीएम नरेंद्र मोदी संसद पहुंचे तो एनडीए सांसदों ने चुनाव में मिली भारी जीत के लिए उनका खड़े होकर स्वागत किया। साथ ही दिसंबर में किडनी ट्रांसप्लांट के बाद पहली बार संसद पहुंची विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को भी लोकसभा में स्टैंडिंग ओवेशन मिला। 5 राज्यों के चुनाव में बीजेपी की बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए एनडीए सांसदों ने नरेंद्र मोदी का लोकसभा में जोरदार स्वागत किया। मोदी जैसे ही सदन में आए, राजनाथ सिंह, अनंत कुमार समेत सदन में मौजूद सभी मंत्री और एनडीए के सांसद अपनी सीट पर खड़े हो गए। मेज थपथपाकर उनका स्वागत किया जब तक कि वो सीट पर बैठ नहीं गए। कुछ सांसदों ने भारत माता की जय के नारे भी लगाए। बीजेपी के अलावा बीजेडी सांसद विजयंत पांडा भी मेज थपथपाते दिखे। टीआरएस मेंबर जितेंद्र रेड्डी ने मोदी के पास पहुंचकर मोदी से हाथ मिलाया और बधाई दी। सदन में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का भी स्वागत किया गया। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का स्वागत किया और उन्हें लंबी उम्र की शुभकामनाएं दी। स्पीकर सुमित्रा महाजन ने भी कहा कि लंबे वक्त के बाद आपकी दमदार आवाज सदन में गूंजी, अच्छा लगा।
जिस पर सभी सांसदों ने मेज थपथपाई। प्रश्नकाल के बाद करीब 12 बजे सुषमा उमा भारती के साथ सदन में पहुंची। सुषमा को देखकर कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया उनकी सीट के पास गए और हालचाल पूछा। उमा भारती भी सुषमा के बगल में बैठ गई। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, आप कई दिनों बाद लोकसभा में आई हैं। हम सभी स्वागत करते हैं आपका। भगवान लंबी उम्र आपको दे और आप देश की सेवा करती रहे। इस पर सभी सांसदों ने मेज थपथपाई। सुषमा ने हाथ जोड़कर सभी का शुक्रिया अदा किया। इसके बाद उन्होंने अमेरिका में भारतीयों पर हुए हमलों पर बयान पढ़ा और खड़गे के सवालों का जोरदार ढंग से जवाब दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में पहली बार बीजेपी की सरकार बन गई। एन बीरेन सिंह ने राज्य के पहले बीजेपी सीएम के तौर पर शपथ ली और साथ ही 9 मंत्रियों ने भी पद और गोपनीयता की शपथ ली। 60 में से 21 सीटें जीतने वाली बीजेपी ने मणिपुर में नगा पीपल्स फ्रंट और नेशनल पीपल्स पार्टी के सहयोग से सरकार बनाई है। गोवा के बाद अब मणिपुर में भी बीजेपी की सरकार बन गई है। राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला ने राजभवन में बीजेपी विधायक दल के नेता एन बीरेन सिंह को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। नेशनल पीपुल्स पार्टी के वाई जॉय कुमार को मणिपुर का उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। 60 सीटों वाली मणिपुर विधानसभा में 21 सीटें जीतने के बाद और दूसरे नंबर की पार्टी होने के बावजूद बीजेपी ने मणिपुर में सरकार बनाई है। दरअसल बीजेपी को नगा पीपुल्स फ्रंट के 4 विधायकों का समर्थन हासिल है। इसके अलावा नेशनल पीपुल्स पार्टी के 4 विधायकों ने भी बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान किया है। इसके अलावा लोक जनशक्ति पार्टी और टीएमसी के एक विधायकों ने भी पार्टी के साथ जुड़ने का फैसला किया है। एक निर्दलीय विधायक ने भी बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान किया है। इस तरह बीजेपी को अब 32 विधायकों का समर्थन हासिल है, जबकि विधानसभा में बहुमत के लिए 31 विधायकों की जरूरत है। ये पहला मौका था जब मणिपुर में बीजेपी ने सभी 60 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे। दूसरी ओर 28 विधायकों के साथ सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद उसे सरकार बनाने के लिए राज्यपाल की ओर से नहीं बुलाए जाने का कांग्रेस विरोध कर रही है। नेशनल पीपुल्स पार्टी के वाई जॉय कुमार को मुख्यमंत्री का पद तो मिल गया, लेकिन दूसरी सहायक पार्टी नगा पीपुल्स फ्रंट भी अपने सभी 4 विधायकों के लिए मंत्री पद की मांग कर रही है। ऐसे में बीजेपी को आगे मुश्किलें हो सकती है। इस बीच मणिपुर में शपथ समारोह में शामिल होने जा रहे अमित शाह बीच रास्ते से दिल्ली लौट आए। बताया जा रहा है कि उनकी फ्लाइट में किसी तकनीकी शिकायत के कारण उन्हें लौटना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने पूर्ण बहुमत हासिल कर ली, लेकिन अब इंतजार है सीएम की गद्दी पर कौन विराजमान होता है। उस चेहरे की बीजेपी को इस चुनाव में 56 सीटें मिली हैं, जिसके बाद बीजेपी ने केंद्रीय हाईकमान से सीएम के नाम पर मुहर लगाने के लिए टीम का गठन भी कर दिया है और जल्द उस नाम को साफ करने को भी कहा गया है कि आखिर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। और इस पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक कर लेते हैं देहरादून का। मेरे सहयोगी योगेश सेमवाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। योगेश, आखिर कौन हो सकते हैं प्रदेश के अगले सीएम और किन किन के नाम सीएम रेस में आगे चल रहे हैं? जी बिल्कुल, हर कोई जानना चाहता है कि प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा और बीजेपी का वो कौन लीडर होगा जो कि मुख्यमंत्री पद का जो है वो संभालेगा। वहीं जब मुख्यमंत्री बात करते हैं तो 3 नाम सबसे जो आगे चल रहे हैं, उसमें त्रिवेंद्र सिंह रावत, प्रकाश पंत और सतपाल महाराज का नाम सबसे आगे चल रहा है। वहीं सबसे जो आगे, इन तीनों में भी जो सबसे आगे हैं वो हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। त्रिवेंद्र सिंह रावत की छवि वैसे भी साफ रही है और सबसे बड़ी बात है कि वो संघ के जो है वो एक कार्यकर्ता माने जाते हैं, एक मजबूत कार्यकर्ता माने जाते हैं संघ के, क्योंकि उनकी नागपुर तक जो है उनकी पकड़ मानी जाती है और वहीं अमित शाह के भी वो खास बताए जाते हैं। इस वजह से अगर मुहर लगती दिख रही है तो त्रिवेंद्र सिंह रावत के नाम पर मुहर लगती ज्यादा दिख रही है कि अगले मुख्यमंत्री जो है वो त्रिवेंद्र सिंह रावत हो सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि हम सिर्फ त्रिवेंद्र सिंह रावत ही होते हैं, क्योंकि मोदी एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनको की जो ऐसे डिसीजन लेते हैं जिनके बारे में कम ही लोग सोचते हैं। तो जरूरी नहीं है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ही जो है वो अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं। हो सकता है कि प्रकाश पंत का, क्योंकि यंग लीडर है प्रकाश पंत और हमेशा से जो है उनकी पकड़ है प्रदेश की
राजनीति में उनकी पकड़ रही है और यंग लीडर के तौर पर उन्हें देखा जाता है, तो प्रदेश में जो है अगले मुख्यमंत्री के तौर पर प्रकाश पंत भी हो सकते हैं। वहीं सतपाल महाराज जो है वो लंबे समय से सतपाल महाराज, क्योंकि जब हम याद करते हैं तो जो बीजेपी के प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा था कि जो मंत्री बनेंगे, जो मुख्यमंत्री बनेंगे वो विधायक ही होंगे। तो विधायक सतपाल महाराज एक लौते सीनियर पॉलिटिशियन हैं जो कि चुनाव लड़े। जब हम 5 सांसदों को छोड़कर बात करते हैं तो, और वहीं जब हम बात करते हैं विजय बहुगुणा की, तो सिर्फ एक सतपाल महाराज है जिन्होंने चुनाव में भाग लिया और विजय हुए। तो सतपाल महाराज भी एक मजबूत कैंडिडेट मांगने जा रहे हैं। वैसे अब जल्द जो है वो साफ हो जाएगी, स्थिति साफ हो जाएगी कि आखिर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है। लेकिन फिलहाल जो सबसे आगे जो नाम चल रहा है वो त्रिवेंद्र सिंह रावत का चल रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया योगेश आपका पूरी जानकारी हमें देने के लिए। अब झारखंड का रुख कर लेते हैं। मुख्यमंत्री रघुवर दास की अध्यक्षता में संपन्न झारखंड कैबिनेट की बैठक में 24 प्रस्तावों पर मुहर लगी। कैबिनेट ने झारखंड आवास बोर्ड के मकानों और फ्लैटों में अवैध तरीके से रह रहे लोगों को नियमित करने का निर्णय लिया है। इसके तहत जो लोग पिछले 10 साल से आवास बोर्ड के मकान में अवैध रूप से रह रहे हैं वो जुर्माना देकर अपने आवास को नियमित करा सकते हैं। आवास बोर्ड के निम्न आय वर्ग के मकान के लिए 25,000, मध्यम आय वर्ग के मकान के लिए 35,000 और उच्च आय वर्ग के मकान के लिए 50,000 रुपए जुर्माना तय किया गया है। साथ ही ये भी तय किया गया है कि मकान की दर वर्तमान बाजार दर के हिसाब से चुकानी होगी। लोगों को मकान अपने नाम करने के लिए 30% राशि एक मुश्त जमा करानी होगी और बाकी के 70% राशि 60 किश्तों में चुकानी होगी। इसके अलावा कैबिनेट ने राजभवन बूटी मोड़ सड़क के समग्र विकास के लिए 586 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। रांची में बनने वाले स्मार्ट सिटी में कन्वेंशन सेंटर के निर्माण के लिए 406 करोड़ रुपए और स्मार्ट सिटी में ही अर्बन सिविक टावर के निर्माण के लिए 183 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। तो झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक अनिल मुर्मू के निधन के बाद खाली हुई लिट्टीपाड़ा विधानसभा सीट पर 9 अप्रैल को उपचुनाव होना है। इसके लिए नामांकन की प्रक्रिया 14 मार्च से शुरू हो गई है। ये उपचुनाव जेएमएम और बीजेपी दोनों के लिए प्रतिष्ठा का विषय बना हुआ है। एक ओर जहां लगातार 6 बार से जेएमएम का इस सीट पर कब्जा रहा, वहीं बीजेपी आज तक यहां अपना खाता भी नहीं खोल पाई है। जेएमएम को यहां अपनी जमीन को बरकरार रखने की चुनौती है, तो बीजेपी को सरकार में रहकर इस सीट को गंवाना नागवार गुजर रहा है और दोनों ही पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में जेएमएम आज से चुनाव अभियान शुरू कर रहा है और बीजेपी ने 17 मार्च को पार्टी की अनुसूचित जनजाति मोर्चा की कार्य समिति की बैठक संथाल परगना में रखी है। खास बात यह है कि अब तक ना तो जेएमएम और ना ही बीजेपी ने अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा की है। दोनों एक दूसरे का इंतजार कर रही है। और आई सीधा रुक कर लेते हैं रांची का। ज्ञान रंजन हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। जी ज्ञान, क्या बड़ी खबरें झारखंड से? जी, झारखंड की खबरों की बात करें तो आगामी 9 अप्रैल को लिट्टीपाड़ा में होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा और भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा और भाजपा दोनों के लिए ये उपचुनाव प्रतिष्ठा का विषय बना हुआ है, क्योंकि भाजपा लगातार यहाँ सत्ता में है और भाजपा जो विकास के बाद दावे कर रहे हैं उसको देखते हुए प्रतिष्ठा का विषय भाजपा के लिए बना हुआ है। और खास ही उस समय चुनाव हो रहा है जब 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आए हैं और उसमें उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी को अपार बहुमत मिला है। ऐसे में भाजपा के लिए ये सीट काफी मायने रख रहा है, क्योंकि दिखाना है कि मोदी मैजिक हो या फिर रघुवर मैजिक हो, वो झारखंड में चल रहा है या नहीं चल रहा है। हालांकि अगर इस सीट की हम बात करते हैं तो पिछले लगातार 6 टर्म से इस सीट से झारखंड मुक्ति मोर्चा के कैंडिडेट जीत कर आ रहे हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए यही वजह है कि ये सीट प्रतिष्ठा का विषय बना हुआ है कि उसका वो गढ़ है, वहां पर उसकी पांव पूरी तरह से जमी हुई है, वहां उसे कोई हिलाने वाला नहीं है। और ऐसे में उसके लिए ये बड़ी चुनौती है कि वो किस तरह से अपने इस गढ़ को बचा कर रखे और इसको लेकर के आज से ही झारखंड मुक्ति मोर्चा ने तैयारी शुरू कर दी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता आज से ही लिट्टीपाड़ा में जमेंगे और वहां पर वो रणनीति तय करेंगे। लेकिन हालांकि अभी तक ये नामांकन की प्रक्रिया 14 मार्च से ही शुरू हो गई है, लेकिन अब तक न तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने और न ही भारतीय जनता पार्टी ने अपने कैंडिडेट की घोषणा की है। दोनों ही पार्टी की नजर टिकी हुई है स्वर्गीय अनिल मुर्मू जो विधायक थे जिनकी हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई थी, उनकी पत्नी पर। अनिल मुर्मू की 2 पत्नियां हैं और देखना यह है कि कैसे किस तरह से अब इसमें गणित बैठता है, किस तरह से वो बातें सामने आती है, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा
पहले ये चाहता था, जो अंदर खाने से खबर आ रही है, कि बसंत सोरेन जो शिबू सोरेन के सबसे छोटे पुत्र है उनको वहां से चुनाव लड़ाया जाए। लेकिन जो स्थिति बन रही है, परिस्थिति बन रही है 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आने के बाद, अब ये कहा जा रहा है कि जो अनिल मुर्मू की पहली पत्नी है उनको झारखंड मुक्ति मोर्चा अपना कैंडिडेट बना सकती है और इस पर आजकल में मोहर भी लग जाएगी, ऐसी बातें सामने आ रही है। वहीं दूसरी ओर भाजपा इस फिराक में थी कि अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा इसमें किसी तरह से दाएं बाएं होता है, या यूं कहें कि अगर स्वर्गीय अनिल मुर्मू जो पूर्व विधायक वहां के रहे, उनकी पत्नी को टिकट नहीं दिया जाता है, तो भाजपा उन्हें लपक कर उस जगह अपना खाता खोलने का प्रयास करेगी। हालांकि इस बीच ये भी बातें सामने आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंकने की स्थिति फिराक में है और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक लिट्टीपाड़ा में ही बुलाई गई है, जो 17 तारीख यानी कल से शुरू होने जा रही है। चलिए ज्ञान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विस्तार से इस खबर पे हमें जानकारी देने के लिए। और अब हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की। शिवसेना की तरफ से कल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को अल्टीमेटम दे दिया गया है कि जब तक सरकार किसानों की कर्ज मुक्ति का ऐलान नहीं करती तब तक सदन की कार्यवाही चलने नहीं दी जाएगी। इस मुद्दे पर शिवसेना के मंत्री कल मुख्यमंत्री से उनके बंगले पर मिले और पार्टी की भूमिका से मुख्यमंत्री को अवगत कराया। मुख्यमंत्री से मिलने वाले शिवसेना मंत्रियों में दिवाकर रावते, एकनाथ शिंदे, रामदास कदम, सुभाष देसाई शामिल थे। इससे पहले पार्टी विधायकों की एक बैठक विधान भवन में हुई और इसके बाद पार्टी के वरिष्ठ विधायक और कुछ मंत्री उद्धव ठाकरे से चर्चा करने मातोश्री गए। मातोश्री से सरकार के खिलाफ आक्रामक रहने का ग्रीन सिग्नल मिलते ही शिवसेना के मंत्रियों ने मुख्यमंत्री फडणवीस से उनके सरकारी बंगले वर्षा पर जाकर मुलाकात की और कहा कि मुख्यमंत्री को सदन में इस बारे में स्थिति साफ करनी चाहिए कि सरकार किसानों की कर्ज माफी का ऐलान कब कर रही है और इसके बाद ही सदन का कामकाज चल पाएगा। और ज्योति हमारे साथ जुड़ रही हैं इस खबर पे ज्यादा अपडेट के साथ मुंबई से। ज्योति, किसानों की कर्ज माफी को लेकर अब शिवसेना ने आक्रामक रुख अपना लिया है, क्या कुछ जानकारी? जी, महाराष्ट्र में किसानों की आत्महत्या को लेकर एक बार फिर राजनीति गरमा रही है। शिवसेना ने राज्य सरकार को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि 18 तारीख से पहले किसानों की कर्ज माफी की घोषणा नहीं करते हैं तो शिवसेना सदन नहीं चलने देगी। दरअसल उद्धव ठाकरे से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद विधायकों और मंत्रियों ने यह आक्रामक रूप बनाए रखा है। ऐसे में राज्य सरकार की मजबूरी यह है कि राज्य सरकार पहले से ही लाखों हजार करोड़ के कर्ज में डूबी हुई है और किसानों की कर्ज माफी की घोषणा की स्थिति में नहीं है। खबर वहीं ये भी है कि सीएम देवेंद्र फडणवीस प्रधानमंत्री से मिलकर मदद की गुहार लगाने वाले हैं। ऐसे में महाराष्ट्र की राजनीति में सत्ता में साथ होते हुए भी बीजेपी और सेना का शाहमाता खेल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ज्योति आपका पूरी जानकारी हमें देने के लिए। तो देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में करदाताओं की गाढ़ी कमाई का पैसा अपने ऐशो आराम के लिए धड़ल्ले से उड़ाए जाने का मामला सामने आया है। आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक साल 2009 से जुलाई 2016 तक मुंबई के मेयर बंगले के रखरखाव और साज सज्जा पर 1 करोड़ 64 लाख से ज्यादा रुपए खर्च किए गए हैं और इसके साथ ही टेलीफोन बिल्स और बाकी खर्चों पर भी लाखों रुपए खर्च किए गए हैं। लगभग 5 से 6 साल तक कुछ 1 करोड़ रुपए के ऊपर खर्च किया है सिर्फ रिनोवेशन और रिपेयरिंग के बंगले के ऊपर। उसी तरह से गए 1 साल में 1.5 लाख रुपए सिर्फ टेलीफोन बिल आया है और बाकी का खर्चा 1.5 लाख रुपए है जो रहने का खर्चा है हम लोग। और राजधानी दिल्ली की भी बात कर लें तो एमसीडी चुनाव बेहद ही दिलचस्प होता नजर आ रहा है। हाल में यूपी और उत्तराखंड चुनाव में प्रचंड जीत हासिल करने वाली बीजेपी ने दिल्ली एमसीडी चुनाव में एक नया सियासी दांव खेल दिया है। उसने कहा है कि वो एमसीडी चुनाव में एकदम नए प्रत्याशियों को उतारेगी और किसी भी पुराने चेहरे को टिकट नहीं दिया जाएगा। उत्तरी, दक्षिणी और पूर्वी दिल्ली निगम के कुल 272 वार्डों के लिए 22 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों से बीजेपी का जोश परवान चढ़ा है। अगले महीने अब दिल्ली में उसकी नई परीक्षा है जिसकी तैयारी में वो जोर शोर से लगी है। दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी के चुनाव में जीत का फॉर्मूला निकालने में लगी बीजेपी एक नया दांव खेलने जा रही है। बीजेपी ने किसी भी मौजूदा पार्षद को टिकट नहीं देकर हर सीट पर नए चेहरे को आजमाने का ऐलान किया है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी पार्टी के इस आइडिया को तुरुप का पत्ता मानकर चल रहे हैं जिस पर दिल्ली के और सांसद भी मुहर लगा रहे हैं।
नए नए चेहरों को मौका मिले, युवाओं को मौका मिले। तो ये मौका तभी मिल सकता है क्योंकि ये बहुत लोकल चुनाव है। तो पार्टी ने ये तय किया कि निगम पार्षद जो पहले थे अब दूसरों को मौका दिया जाए, नए नए चेहरों को लाया जाए। बीजेपी की इस घोषणा से पार्टी के मौजूदा पार्षदों समेत आम आदमी पार्टी जैसे विरोधी भी हैरान रह गए हैं। जानकारों के मुताबिक विजय के रथ पर सवार बीजेपी दिल्ली में किसी भी तरह का जोखिम मोल नहीं लेना चाहती, इसीलिए ये कदम उठाया गया है। एमसीडी में पिछले 10 साल से बीजेपी काबिज है, इसीलिए उसको ही सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन माना जा रहा है कि मौजूदा पार्षदों के पत्ते साफ होने से पैदा असंतोष से पार पाना बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा। दिल्ली में बीजेपी के कई नेता ऐसे हैं जो सालों से सिर्फ एमसीडी की सियासत ही कर रहे हैं। इसके चलते इनकी अपने इलाकों में अच्छी खासी पैठ है। ऐसे में चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिलने पर वो विरोधियों के साथ मिलकर भीतर घात कर सकते हैं। दिल्ली में बीजेपी 2007 से ही एमसीडी की सत्ता में है। 2012 में एमसीडी के 3 टुकड़े होने के बावजूद बीजेपी के वर्चस्व को कोई तोड़ नहीं पाया। लेकिन कांग्रेस के हाशिए पर जाने के बाद इस बार बीजेपी का सीधा मुकाबला आप से है। आपने विधानसभा चुनाव में 70 में से 67 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया था। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी एमसीडी में भ्रष्टाचार और मौजूदा सत्ता के कथित नकारापन को मुद्दा बना रही है। बीजेपी को उम्मीद है कि एमसीडी चुनाव में आपके हथियार उसके नए उम्मीदवारों के सामने बेकार साबित होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। और अब बात क्रिकेट की कर लेते हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज का तीसरा टेस्ट आज से रांची में खेला जाएगा। 4 मैचों की सीरीज में दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर है, जिसके चलते इस मैच की अहमियत बेहद ज़्यादा बढ़ गई है। रांची में होने वाले इस टेस्ट मैच के चलते आयोजकों ने मैच को सफल बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। पहले टेस्ट में करारी हार के बाद भारत ने बेंगलुरु में दूसरे टेस्ट मैच में जोरदार वापसी कर सीरीज में बराबरी की थी। मेहमान टीम को मिशेल स्टार्क और ऑलराउंडर मिशेल मार्श की कमी खलेगी, जो चोट की वजह से सीरीज से बाहर हो गए हैं। भारतीय कप्तान विराट कोहली को अपने बल्लेबाजों से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी। भारतीय स्पिनर पिछले मैच में लय में आए थे और विराट को उनसे इसी तरह के प्रदर्शन की रांची में भी उम्मीद रहेगी। वेकअप जिंदगी में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ, खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।